हूं शिप्रा झा और आपका खबर 1 मिनट में स्वागत है। बिहार झारखंड के साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार की स्थिति, सरकारी इंतजाम और अपराध से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं उन सभी खबरों की तह तक विश्लेषण होगा। देखिए खबर 1 मिनट। रांची हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद एम्स में अपना इलाज करा रहे लालू यादव कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राज्यसभा सांसद अपनी बेटी मीसा भारती के घर शिफ्ट हो गए हैं। जनवरी में रांची रिम्स से दिल्ली एम्स शिफ्ट होने के बाद से ही लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी लगातार दिल्ली में हैं और वो भी मीसा भारती के घर पर मौजूद है। लालू यादव मीसा भारती के घर पर भी डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगे और यहाँ पर एम्स के डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। जो कोरोना का संक्रमण बढ़ा हुआ है उसे देखते हुए ये रिकमेंड किया गया है कि लालू यादव को हॉस्पिटल में रखने की बजाय उन्हें कोशिश की जाए कि ऐसी जगह रखा जाए जो कंपैरेटिवली सेफ हो, और उसी को देखते हुए उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। अगले कुछ दिन तक वो चिकित्सकीय परामर्श और डॉक्टरों की निगरानी में यहाँ अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रहेंगे। चारों घोटाले के कई मामलों में अपनी सजा आधी पूरी करने के बाद लालू यादव को रांची हाईकोर्ट से जमानत मिली है। लालू प्रसाद पटना कब आएंगे, ये तस्वीर अब तक साफ नहीं है। हालांकि जमानत मिलने के बाद से ही पटना में राबड़ी आवास पर उत्साह दिख रहा है। आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें स्वागत की बात लिखी गई है। कोरोना के कारण आवास के बाहर कोई भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन समर्थकों को इंतजार जरूर है। लंबे समय के बाद जो है वो अपने परिवार के बीच लौटे हैं और फिलहाल जो है दिल्ली में मीसा भारती का जो आवास है पंडारा पार्क, वहाँ पे वो हैं। इधर अगर हम बात कर ले जाए तो ये 10 सर्कुलर का जो राबड़ी देवी का आवास है, यहाँ पे फिलहाल अभी सन्नाटा है और अभी भी जब लालू प्रसाद यादव आएंगे तो हालांकि संक्रमण से का खतरा है, इसको देखते हुए फिलहाल उनके जल्दी पटना लौटने की बात नहीं कही जा रही है। लालू प्रसाद यादव काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, जिस वजह से शुरुआत में उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो बाद में उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। जब पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर संकट का वक्त है तो इस दौर में रिलायंस इंडस्ट्रीज युद्ध स्तर पर इस प्रयास में जुटा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने संसाधनों के इस्तेमाल के जरिए भारत का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो और एक भी मरीज ऑक्सीजन की कमी से दम न तोड़े। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी खुद जामनगर स्थित ऑक्सीजन प्लांट के पूरे काम को देख रहे हैं, जिससे कि उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन में कहीं कोई परेशानी न हो। अभी जामनगर में रिलायंस के ऑक्सीजन प्लांट से रोजाना 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, जो पूरे भारत के उत्पादन का 11% है। सिर्फ अप्रैल महीने की बात करें तो जामनगर के ऑक्सीजन प्लांट से 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई निःशुल्क की गई, जिससे कि 15 लाख मरीजों को ऑक्सीजन मिला है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पटना के अस्पतालों में बेड की कमी लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि बेड की कमी और कोविड से संक्रमित मरीजों की बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग दिन रात काम कर रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने पटना के हार्डिंग रोड स्थित न्यू जजेस फ्लैट में 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जजेस क्वार्टर है। ये इस क्वार्टर में भी जो है वो कंटेनमेंट जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आइसोलेशन जो है वार्ड बना करके यहाँ पे तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि अभी यहाँ पे एक भी कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है वो एडमिट नहीं हुआ है, लेकिन 50 बेड का यहाँ पे जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। सरकार लगातार कोशिश में जुटी है, लेकिन ये भी सच है कि संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा है कि हर व्यवस्था कम पड़ती दिख रही है। नवादा जिले में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए एक कॉल सेंटर बनाया गया है। डीएम के निर्देश के बाद इस सेंटर का निर्माण किया गया है। इस कॉल सेंटर के जरिए वैसे लोगों की निगरानी की जाएगी जो बीमार हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। कर्मी मरीज के हर रोज का डेटा ले रहे हैं और उनके प्रोग्रेस के बारे में भी पूछ रहे हैं।
इसमें जितने भी होम आइसोलेशन में हमारे संक्रमित हैं उनका डेली बेसिस पर हम लोग 2 बार कम से कम उनसे उनका क्या पोजीशन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नवादा सदर अस्पताल में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए शुक्रवार से टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को घर बैठे चिकित्सकीय सलाह दी जा रही है। अलग अलग शिफ्ट में डॉक्टरों की टीम को यहां तैनात किया गया है। देश भर में तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बिहार में लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जल्द ही बिहार में तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू होगा, जिसमें 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन जारी है और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद आपको तारीख और समय बताया जाएगा कि कब आपको टीका लगेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें डेट एंड टाइम और आपका सेंटर ये उसमें आ जाएगा कि इतना तारीख को आके अपना ले लीजिए, क्योंकि मेन मोटिव हम लोगों का है कि भीड़ को कम करना है। भीड़ को कम होगा तो हम लोग को भी सुविधा रहेगा देने में सबको। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद टीका लगाने की इच्छा रखने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वैक्सीन की उपलब्धता। जब तक मात्रा उपलब्ध नहीं हो तब तक इंतजार तो करना पड़ेगा। टीका को लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। अगर आप रमजान के मौके पर वैक्सीन लेते हैं तो आपका रोजा नहीं टूटता है। ये न सिर्फ डॉक्टर बता रहे हैं, बल्कि धर्म गुरुओं का भी यही मानना है। अररिया की कई बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज के लोग सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं और न सिर्फ खुद कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं, बल्कि लोगों से खुलकर वैक्सीन लेने की अपील भी कर रहे हैं। अगर हम टीका ले लेते हैं तो यकीनन उस बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी और मौत का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो यकीनन उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये आपके माध्यम से हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, पढ़ करके टीका लें और समाज को इस बीमारी से सुरक्षित रखें। डॉक्टर या धर्मगुरु सबका कहना है कि रोजा में इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। साफ है कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर रेलवे पर भी दिख रहा है। बाहर से आने वाली गाड़ियों में जहां प्रवासी लौट रहे हैं, तो वहीं यहां से खुलने वाली ट्रेनों में काफी कम संख्या में यात्री बाहर जा रहे हैं। रिजर्वेशन सेंटर पर टिकट वापस कराने वालों की तादाद ज्यादा है। जिन लोगों ने अपना टिकट पहले करा लिया था, वो अब कोरोना संक्रमण को देखते हुए टिकट वापस करा रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अपनी यात्रा उन्होंने कैंसिल कर दी है और टिकट वापसी करा रहे हैं। दिल्ली का टिकट था आज का और मैं जाना नहीं चाहता हूँ। अब 4 घंटे के बाद पहले ही टिकट कैंसिल कराते तब तो पैसे मिलता, इसलिए अब जो 4 घंटे के बाद हो गया पैसे नहीं मिलेगा। कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी है, कोरोना का चक्कर है ना, बीमारी ज़्यादा है, इसलिए हम नहीं जाना चाहते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से कई राज्यों में पाबंदियां जारी है। ऐसे में वहां जाने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। जाहिर है ऐसे लोग टिकट लौटा रहे हैं। राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। पटना के दीघा घाट के पास बाजार में लोग लापरवाही से इधर उधर घूमते दिख रहे हैं। कई लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को तो कुछ भी नहीं समझा जा रहा है। वहीं सवाल करने पर बहानेबाजी भी दिख रही है। कई ऐसे लोग हैं। सरकार ने कोरोना को लेकर नियम बनाए हैं। लोगों से घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। शाम से सुबह तक कर्फ्यू भी है, इसलिए ताकि संक्रमण को कम किया जा सके। लेकिन सवाल है कि जब लोग खुद नहीं समझेंगे तो कोरोना से लड़ाई लड़ना आसान नहीं होगा। झारखंड में कोरोना से लगातार मौतें हो रही हैं। रांची सदर अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद सदर अस्पताल के खिलाफ परिजनों का गुस्सा फिर सामने आया।
ब्यूटी बख्शी को पहले रामगढ़ अस्पताल में, फिर रांची आलम अस्पताल में और उसके बाद रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्यूटी बख्शी को सीने में दर्द की शिकायत थी और उनका कोरोना जांच रिपोर्ट भी अभी आना बाकी था। रात भर परिजन अस्पताल के डॉक्टर से लेकर अधिकारी तक से गुहार लगाते रहे, किसी ने नहीं सुनी। अंततः ब्यूटी बख्शी ने सदर अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। कल रेफर हुआ था मम्मी को, यहाँ सब लोग बोला आलम हॉस्पिटल से, ठीक है, वहाँ सब बोला भी कि सदर अस्पताल मत ले जाओ, सदर ले जाओगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसका। बट हम लोग फिर भी होता ना, आखिरी हो, पैसा लेके घूम रहे, कहीं सीट दिलवा दो, कोई नहीं कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ का सरकार? मुश्किल समय है, कोरोना मरीजों की भरमार है, ऐसे में सामान्य मरीजों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन दिनों कोयलांचल धनबाद में मौत की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। शहर के मटकुरिया मुक्तिधाम में एक चिता की राख ठंडी ही नहीं हो रही है कि दूसरा शव घाट तक पहुंच रहा है। स्थिति ये है कि एक साथ 3-4 शवों की चिता सुलगती रहती है। वही 2 से 3 शवों को लेकर परिजन इंतजार करते रहते हैं, जबकि रांगाटाड़ स्थित कब्रिस्तान में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। इन दिनों यहाँ भी रोजाना 4 से 5 शवों के लिए कब्र तैयार करना पड़ रहा है। इसके अलावा शहर के दूसरे कब्रिस्तानों में भी यही हाल है। अच्छा, कितने ऑर्डर आता है प्रतिदिन? प्रतिदिन वही आपको मोटामोटी 15, 20, 10। आज कितने ऑर्डर हैं? आज ये 10वां। दरअसल झारखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिससे लोगों की मौतें भी हो रही है। ऐसे में हर जगह भीड़ बढ़ गई है। किशनगंज में शादियों में गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए रात में एक शादी समारोह में एसडीओ और एसडीपीओ पहुंचे। इस दौरान लगभग सभी जगहों पर नियम पालन करते लोग नजर आ रहे थे। हालांकि कई जगहों पर संख्या से अधिक गेस्ट दिखे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी की गई। एसडीओ का कहना है कि इस संबंध में डीएम के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। शादी में स्पष्ट हमने परमिशन में कंडीशंस कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप दिया था परमिशन, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो है, मास्क भी लोगों के पास है, लेकिन थोड़ा गेस्ट अधिक है। अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। हम डीएम साहब से बात करेंगे, वीडियोग्राफी कर ली गई और आगे देखते हैं क्या करते हैं। संक्रमण का फैलाव न हो, इसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं। हालांकि कई जगहों पर लोग इसका उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई भी की जा रही है। पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल उरांव का सुराग अभी तक नहीं मिला है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। कोई सुराग नहीं मिलने से उनके समर्थकों ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। समर्थकों ने आगजनी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। गुरुवार को उनका अपहरण हुआ था। परिजनों के मुताबिक किडनैपरों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसको पूरा भी कर दिया गया। बावजूद बदमाशों ने उसे रिहा नहीं किया। परिजनों ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया है। 29 तारीख को 2 बजे ही अपहरण हुए हैं और हम लोगों ने थाना में लगभग 9 बजे रात में 29 तारीख को आवेदन किया। इधर सुधर किया, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई रिकवरी नहीं हुआ है। सवाल है कि घटना के पीछे राजनीतिक विवाद है या फिर अपराधियों का हाथ है। पुलिसिया कार्रवाई के बाद ही पता चल सकेगा। अवैध खनन को रोकने के लिए ब्रॉडसन कंपनी ने बड़ा निर्णय लिया है और पटना, सारण, भोजपुर के 128 घाटों पर बालू का खनन बंद कर दिया गया है। बालू खनन बंद होने से मजदूरों के साथ साथ इससे जुड़े सैकड़ों ट्रैक्टर चालक बेरोजगार हो गए हैं। कंपनी ने बालू माफियाओं से सुरक्षा की गुहार को लेकर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के साथ साथ जिला खनन पदाधिकारियों को भी पत्र के माध्यम से त्राहिमाम संदेश भेजा था, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो खनन को बंद कर दिया गया। नहीं, खाद्यान्न तो बहुत अच्छा होता था और अभी हम लोग खुद ही मजदूर हैं, जो हम लोगों का तो आज से खाना पीना भी बंद हो गया। कैसे आदमी कमाएगा, कैसे खाएगा, ये समझ में नहीं आता है। बालू खनन कार्य बंद होने से निर्माण कार्य भी बाधित होने की आशंका जताई जा रही है।
और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं।